Yes, today we are going to start your fifth unit. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फिफ्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे. अभी तक हमने 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं. तो 4 यूनिट्स में हमने किया क्या क्या है. एक्चुअली हमने 4 यूनिट्स में हमने फर्स्ट यूनिट था हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट. उससे पहले एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट को समझने के लिए हमने समझा था प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस और प्रॉमिसी क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमने उसके इंसेंशियल एलिमेंट्स किए थे. जो 10 इंसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको नोट्स में समझाए हैं, वो 10 इंसेंशियल एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि 10 इंसेंशियल एलिमेंट्स है वो वैलिड है. ठीक है. हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल कैसा होता है वो भी हमने सीख लिया था. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा भी हमने चीजें सीखी थी. हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखा था, और क्या क्या देखा था हमने, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखा था. ये सारी चीजें हमने फर्स्ट यूनिट में की. सेकेंड यूनिट जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. हमारा किसके ऊपर है, कंसिडरेशन के ऊपर है. कंसिडरेशन इज अ इंसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इंसेंशियल एलिमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन उसके ऊपर एक अलग से यूनिट बनाया गया है क्योंकि कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ये चीज पता है, प्रॉमिस में जब तक हम कंसिडरेशन ऐड नहीं करते वो एग्रीमेंट ही नहीं बनता है. तो एग्रीमेंट, किसी चीज को एग्रीमेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके लिए हमने उसके ऊपर पूरा सेकंड यूनिट किया. सेकंड यूनिट में हमने जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमारा डॉक्ट्राइन था, दैट वाज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमने किया. प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो भी हमने की. ठीक है. देन हम मूव हुए थर्ड यूनिट में. थर्ड यूनिट में हमारा क्या पॉइंट आया, इंसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होल डिस्क्रिप्शन आया था, राइट. माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, मेजर करेगा, साउंड माइंडेड करेगा, और वो पर्सन करेगा जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. ठीक है. फिर हमने थर्ड यूनिट में ये बात की द कंसेंट शुड बी फ्री. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी कंसेंट फ्री होनी चाहिए. इफ आवर कंसेंट इज इफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉरिशन है, मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों से अगर हमारी कंसेंट अफेक्टेड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. दिस ऑलरेडी वी हैव डन इन द थर्ड यूनिट. तो टिल थर्ड यूनिट तक हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा. फोर्थ यूनिट में हमने क्या किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी तक बना लिया है उसको परफॉर्म कैसे करना है. अभी कॉन्ट्रैक्ट बना के हमने बातें थोड़ी करनी है, गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं हम बैठ के यहाँ पे. वी हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो हाउ वी हैव टू परफॉर्म. परफॉर्मेंस के टाइम पे हमने किया कि कौन कौन पार्टीज हैं जिनकी ऑब्लिगेशन अराइज होती है. हमने सीखा कि उसमें जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हीं की ऑब्लिगेशन है, थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन नहीं है. तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने सीखा प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस, यही मेन पार्टीज होती हैं. बट उनके साथ उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ऐड हो गए, राइट. प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी तो आपका जो ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर तो ऑब्लिगेशन 101% है ही है. अलोंग विद दैट उनके रिप्रेजेंटेटिव की भी ऑब्लिगेशन आ जाती है इन केस ऑफ डेथ, राइट. और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है अपने फोर्थ यूनिट में, दैट इज इन द केस ऑफ पर्सनल स्किल. जहां पे भी पर्सनल स्किल आ गया वहां पे आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, उसका बाउंडेशन नहीं होगा. फिर हमने सीखा कौन कौन से सेक्शंस में हमने ये चीज सीखी थी, 37, 38, 39, 40, 41, 42 में हमने क्या सीखा कि भाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, थर्ड पार्टी को भी हमने ले लिया था. थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, उसका भी हमने एक केस कर लिया था. फिर ज्वाइंट प्रॉमिसर, ज्वाइंट प्रॉमिसी. फिर उसके बाद हमने फोर्थ यूनिट में क्या किया, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आप ना भी परफॉर्म करो तो भी चल जाएगा, राइट. हमारे कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, आपका नोवेशन हुआ है, रेसिशन हुआ है, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको परफॉर्म ना भी करें तो चलेगा. सो ये सब चीजें हमने फोर्थ यूनिट तक वी हैव डन, राइट. सो नाउ वी आर मूविंग with the fifth unit which is important, right. अब फिफ्थ यूनिट तक आते आते हमारा यूनिट जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका ये अब यहाँ पे उसका फेज चेंज हो जाता है. ये क्या होता है, देखो अगर देखा जाए पूरे कॉन्ट्रैक्ट के 3 ही फेसेस हैं. फर्स्ट फेज क्या है जिसमें कि हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, इंसेंशियल एलिमेंट क्या है, वो सब फर्स्ट पार्ट हो जाता है. सेकेंड पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे होनी है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है. ठीक है. तो फोर्थ यूनिट थोड़ा सा लेंदी यूनिट था. फिफ्थ यूनिट इज वेरी स्मॉल.
5th यूनिट स्मॉल है क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट की बात की गई है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर रेमेडीज, राइट। सो फर्स्ट फेज क्या था, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वो सब फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आप बोल दीजिए फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी और उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट हमने किया था। अब ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको आपने परफॉर्म भी किया, तो परफॉर्म किया या नहीं किया, उसमें कुछ ब्रीच हुआ क्या, मतलब अगर परफॉर्म आपने उसको नहीं किया, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना, ऑब्लिगेशन उसमें हुआ, बट आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, सो ये जो परफॉर्मेंस आपकी तरफ से नहीं हुई है, किसकी तरफ से नहीं हुई है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से नहीं हुई है, उसको कैन बी कंसीडर एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जा सकता है, अगर माना गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो रेमेडी क्या है, क्योंकि कोई भी लॉ बेटा, कोई भी लॉ अगर बनता है विदाउट रेमेडी, अगर लॉ बनता है देन दैट इज यूजलेस, बेकार है वो लॉ, राइट। आपने किसी को कोई राइट दिया है, लेकिन अगर उस राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, कोई ब्रेक करता है, ब्रीच ऑफ दैट राइट या ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ कोई करता है, सो देयर शुड बी सम रेमेडीज। अगर उसकी रेमेडीज होंगी तभी वो यूजफुल है ना, अदरवाइज तो वो यूजफुल ही नहीं है, राइट। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में अब हम क्या करने वाले हैं, सो दिस पर्टिकुलर यूनिट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पहले हमने बोला है कि व्हाट इज ब्रीच, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है व्हाट इज ब्रीच। सेकेंड पार्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्रीच, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ब्रीच होंगे। थर्ड पार्ट आएगा हमारा रेमेडीज, राइट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहले समझते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर उसके टाइप्स में जाएंगे, फिर रेमेडीज में। तो ये पूरा यूनिट हमारा जो आपका 5th यूनिट है वो हमारा 3 पार्ट्स में है, जो 3 पार्ट्स में हम इसको बड़े आराम से समझ लेंगे। सो जैसे अब देखो, अब आपको इन पिक्चर्स के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, किसी ना किसी पार्टी ने ही ब्रेक किया होगा, कोई आउटसाइडर उसको ब्रेक नहीं कर सकता, आउटसाइडर उसको ब्रीच नहीं कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसकी क्या डेफिनेशन लिखी है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एंड अ टाइप ऑफ अ सिविल रॉन्ग, दिस इज समथिंग रॉन्ग। आपने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कुछ तो गलत हुआ है भाई, कुछ तो रॉन्ग किया है आपने, राइट। किसी भी पार्टी ने किया होगा, रॉन्ग तो है, बट दिस इज अ सिविल रॉन्ग, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं हो गया है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो गया है। आपने किसी का, किसी भी पार्टी ने अगर कोई मर्डर कर दिया है, दैट इज अ सिविल रॉन्ग, सॉरी दैट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। अगर मर्डर हुआ है वो क्रिमिनल का मैटर होता है, किडनैपिंग हुआ है वो क्रिमिनल का मैटर है, बट अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज जस्ट अ सिविल रॉन्ग। तो सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए, ये रॉन्ग तो है बट कौन से टाइप का रॉन्ग है, ये सिविल टाइप का रॉन्ग है, ठीक है। सो ब्रीच अकर्स व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। सो अगर हमको थोड़ा सा याद हो, हमने 4th यूनिट में क्या किया था, एज पर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे पास जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। किस चीज की ऑब्लिगेशन होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ब्रीच कब अकर होगा, व्हेन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। जो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं वो ही फेल हो गई हैं उनकी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो whether partially or wholly as described in the contract or communicates an intent to fail the obligation or otherwise appears not to be able to perform its obligation under the contract, where there is a breach of contract, the resulting damages will have to be paid by the party breaching the contract to the aggrieved party। तो ये हमारा यहाँ पे breach हम अच्छे से हमने समझा, क्या समझा, हमने क्या बोला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी, ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है। पहली बात है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट रेमेडी है, कोर्ट में इसकी अकाउंटेबिलिटी है, कोर्ट में इसकी लिटिगेशन हो सकता है, कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है। ये सिविल रॉन्ग, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, सिविल है लेकिन लीगल एक्शन होगा, इसके ऊपर आपको पेनल्टी हो सकती है, आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, आपके ऊपर स्यू भी हो सकता है, ठीक है। वो दिस पर्टिकुलर चैप्टर में ही हम करने वाले हैं। तो ब्रीच होता कब है, जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाती है परफॉर्मेंस करने के लिए,
कैसी परफॉर्मेंस, चाहे पार्शली चाहे होली, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है जी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा टूटेगा तभी हम उसको ब्रीच बोलेंगे, नहीं। आपने अगर पार्टली भी ब्रीच कर दिया है तो भी उसको हम ब्रीच ही मानेंगे, राइट। पार्टली भी ब्रीच हुआ है तो भी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेट्स एंड इंटेंट्स टू फेल द कम्युनिकेशन। और इसको हम और कैसे ब्रीच बोल देते हैं कि जो पार्टीज है वो खुद से कम्युनिकेट कर रही है कि वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, उसको भी ब्रीच बोल दिया गया है। व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग पार्टी रिजल्टिंग डैमेजेस विल हैव टू बी पेड। रिजल्टिंग डैमेजेस मतलब डैमेजेस पे किए जाएंगे। कौन डैमेजेस पे करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पार्टी ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज तो वैसे अंडरस्टूड है, ये कोई बहुत न्यू चीज नहीं है हमारे लिए, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड कि कौन डैमेजेस पे करता है, द पार्टी ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू द एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको वो डैमेजेस पे किए जाएंगे। सो एज सच अभी तक हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंडेड, parties are legally allowed to undo the work unless doing so would directly charges the other party at that exact time। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को हमने यहाँ पे रिस्काइंड किया है, वहां पे पार्टीज लीगली बाउंड है उसको अनडू करने के लिए, राइट। अनडू द वर्क उसको करने के लिए बाउंड होती है, बट वो कैसे होंगी, उसके कैसे हमने रेमेडीज, ये रेमेडीज का पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ योर रेमेडीज, इसको वी विल डिस्कस इन द रेमेडीज पोर्शन, राइट। सो आई थिंक अभी हमें ब्रीच का मीनिंग क्लियर हुआ है। उसके बाद नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So now we are moving with the types of breach of contract. So types of breach of contract may where one party to contract neither perform nor offers to perform. If you remember your definition under section 37 में हमने क्या बोला था, वो person perform करता है and that person ready to perform। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि one party to contract neither perform nor offers to perform is promise, or where the performance is defective there is a breach of contract। यहाँ पे breach of contract हुआ है, पार्टी या तो परफॉर्म नहीं कर रही है, नोर ऑफर्स टू परफॉर्म, वो परफॉर्म करने के लिए ऑफर भी नहीं कर रही है, मतलब वो परफॉर्म कर ही नहीं रही है। सो ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी। सो एक्चुअल क्या है, ब्रीच मींस फेलियर ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन under a contract। Breach of contract may arises into two way, actual or anticipatory। so actual breach of contract क्या है, it is a contract, it is in a contrast to anticipatory breach, it is the case of refusal to perform the promise on the scheduled date, right। whenever you are going to refuse to perform some promise or to perform some activity on the scheduled date पे जाके आप किसी काम को करने के लिए रिफ्यूज कर देते हो, that will be called as your actual breach of contract, right। The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promise, but when one of the parties break the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach। In that case, the other party to a contract obtain the right of action against the one who has refused to perform। राइट अभी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। एक्चुअल और एंटिसिपेटरी दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू एंड इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। Actual breach of contract may be committed at the time when the performance of contract is due and during the performance of contract। देखो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब आपकी ड्यू डेट है, जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था उस टाइम पे आप उसको ब्रीच कर रहे हो, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आप उसको ब्रीच कर रहे हो, तो वो होता है एक्चुअल ब्रीच। जैसे फॉर एग्जांपल A agreed to deliver 100 bags of sugar to B on 1st of February 2016 on the set date। on the set date means this 1st of February 2016 को he failed to supply 100 bags of sugar to B। this is a actual breach of contract। A ने क्या किया था, 100 bags of sugar देना है B को on 1st of February, और इसी डेट को मतलब 1st of February को ही वो फेल हो जाता है 100 bags of sugar देने के लिए। so this is the actual breach of contract। the breach has been committed by A at the time when the performance become due। जब आपकी परफॉर्मेंस ड्यू हुई है उस टाइम पे आपने ब्रीच किया है।
या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो अकर व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट one party fails or refuse to perform his obligation under it by express or implied contract, implied act. So यहाँ पे during the performance, आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, जैसे ये 100 बैग्स ऑफ शुगर उसने एक दिन में नहीं दिए, मतलब वैसे उसने प्रॉमिस किया है 1st of February को आई विल डिलीवर. सो अभी वो 1st of February को ही मॉर्निंग 9 AM को उसका 10 बैग्स ऑफ शुगर आ रहा है, फिर उसका यू कैन से 12 PM को अनदर 10 बैग्स ऑफ शुगर आ रहा है, ऐसे उसका परफॉर्मेंस हो रहा है. So during that performance, half performance has been completed. After half performance, वो यहाँ पे deny कर रहा है due to some reason. Reason क्या होगा उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसने यहाँ पे deny कर दिया, उसने वहां पे breach किया. तो breach यहाँ पे क्या हो रहा है, at the time, at the due date हो रहा है और during the performance हो रहा है. ये तो होता है actual breach. ठीक है, अब एंटीसिपेटरी पढ़ते हैं, देन वील कम टू द डिस्कशन कि इसको और बेटर वे में आपको अगर समझना हो तो समझ सकते हो. सो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड. अगर इसी एग्जांपल को मैं ले लेती हूँ, इसको एंटीसिपेटरी कैसे बनाना है, ए ने एग्री किया था 100 बैग्स ऑफ शुगर देने को 1st of February को, लेकिन वो क्या करता है 15th of January या 20th of January को ए बी को इंटीमेट कर देता है कि भाई आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दिस 100 बैग्स ऑफ शुगर टू यू ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. मैं उस डेट को आपको ये डिलीवरी नहीं दे सकता हूँ. सो उसको पहले समझ में आ गया और उसने अपने जो भी है डीलर को बताया है. सो वो दैट इज एंटीसिपेटरी बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस. When the promiser refuses altogether to perform his promise, signifies his unwillingness. वो अपनी unwillingness signify करता है. Even before the time of performance is arrived, it is called the anticipatory. Anticipatory क्या होता है, ड्यू डेट आने से पहले ही अगर आप बता देते हो तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो दो चीजें आती हैं, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन और इम्प्लाइड. मतलब एक्सप्रेसली आपने बोल दिया है दूसरे पर्सन को कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर वर्क, राइट. अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे इम्प्लाइड कैसे हो सकता है. देखिए इम्प्लाइड बहुत सिंपल ढंग से हो सकता है, जैसे कि मुझे आपको अपनी कार सेल करनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट हमारे बीच में डिसाइड हुई है, दैट इज 1st of November. 1st of November को आई हैव टू डिलीवर माई कार टू यू एंड यू विल गिव मी द मनी. बट उससे पहले मैंने क्या हुआ, आज हमारा 28th of September है, तो मैंने आज अपनी कार किसी को सेल ही कर दी है, राइट. सो अब ये इम्प्लाइड है ना, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है. जब सब्जेक्ट मैटर ही मैंने सेल कर दिया तो वो मैंने जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक हो गया ना. अब उसमें मैं चाहे बोलूं चाहे नहीं बोलूं, चाहे देयर इज सम वर्ड्स नीडेड स्पोकन और रिटन, देयर इज नो वर्ड्स नीडेड, ये बाय कंडक्ट हो गया, ये इम्प्लाइड हो गया है. उसके बाद भी अगर आप वेट करते हो कि मैम अपनी कार लेके आएंगी डिलीवरी करेंगी, देन दैट इज यूजलेस. यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो चुका है. गॉट इट. सो यहाँ पे वी आर हैविंग फ्यू एग्जांपल्स. When A contracts with B on the 15th of July 2016 to supply 10 bales of cotton for a specified sum, right? देखो यहाँ पे dates are very important. हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ है 15th of July को. क्या सप्लाई क्या करना है, 10 बेल्स ऑफ कॉटन करना है. स्पेसिफाइड सम कितना है वो हमने बात नहीं की हुई है, कोई भी हमने सम ले लिया, मतलब कोई भी अमाउंट ले लिया है. तो डिलीवरी कब होनी है, 14th of August को होनी है. हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 15th of July का, डिलीवरी होनी है 14th of August को. लेकिन on 30th of July informs B that he will not be able to supply the said cotton on 14th of August. So यहाँ पे वो 30th of July, 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया था, 15 दिन के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आपको नहीं दे सकता कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको ये डिलीवरी नहीं दे सकता. तो उसने 15 दिन के बाद ही आपको इंटीमेट कर दिया बिफोर 14th of August. सो बिफोर 14th of August अगर ए ने यहाँ पे आपको बता दिया, सो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. देखो चाहे एंटीसिपेटरी है चाहे एक्चुअल है, दोनों में स्यू होते हैं, दोनों में डैमेजेस होते हैं, दोनों में कंपेंसेशन है. अभी रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कि टाइप ऑफ एक्चुअल ब्रीच. आपका जो टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है क्या, एक्चुअल है पहला, दूसरा आपका क्या है, एंटीसिपेटरी है.
सो नेक्स्ट हमने पॉइंट में क्या किया है, वेयर ए एग्री टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी ऑफ ₹50,000 ऑन 10th of August, बट ही सेल्स दिस हॉर्स टू सी ऑन 1st of August। यही चीज मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था कार का। सो यहाँ पे भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय द कंडक्ट, यहाँ पे कंडक्ट के थ्रू हुआ है, राइट। उसने काम ऐसा कर दिया है जिसके थ्रू समझ में आ रहा है दूसरी पार्टी को ये एंटीसिपेटरी है, उसने कहा नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल में उसने उसको इंटीमेट किया था, इन्फॉर्म, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा इन्फॉर्म, राइट, यहाँ पे वर्ड लिखा है बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है। सो एंटीसिपेटरी दोनों तरीके से हो सकता है, बाय द वर्ड्स रिटन और स्पोकन और बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है। सो Section 39 of the Indian Contract Act deals with the anticipatory breach of contract and provides as follow: when a party to contract has refused to perform or disable himself for performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to a contract. If you remember section number 39, I think सबको याद होगा section number 39 that we have done in the 4th unit, 37, 38, 39। so 37 में क्या हमने बोला था कि ऑब्लिगेशन है पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। 38 में हमने बोला था अगर प्रॉमिसी रिफ्यूज करता है, राइट, आपका परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिसी रिफ्यूज करता है, और 39 में हमने बात की थी अगर प्रॉमिसर रिफ्यूज करता है, तो यहाँ पे प्रॉमिसर रिफ्यूज कर रहा है, तो 39 सेक्शन इसके साथ आपको कनेक्ट करना है, समझना है। सो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, the promisee is excused from the performance or from further performance, further he gets an option to either treat the contract as rescinded or sue the other party for damages from the breach of contract immediately without waiting until the due date of the performance, or he may elect not to rescind but to treat the contract was as still operative. These two effects are very important. सिर्फ एंटीसिपेटरी ब्रीच को समझ के हमारा यहाँ पे काम फिनिश नहीं होता। एक्चुअल ब्रीच तो सिंपल है, आपका ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऑन द ड्यू डेट आपका ब्रीच हुआ है, ठीक है। लेकिन एंटीसिपेटरी ब्रीच में ना हमारे प्रॉमिसी के पास ऑप्शन बच जाती है। प्रॉमिसर ने डिनाई किया है, प्रॉमिसर यहाँ रिफ्यूज कर रहा है 39 सेक्शन के अकॉर्डिंग, 39 सेक्शन जो ऑलरेडी हमने 4th यूनिट में किया हुआ सेक्शन है, 39 सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉमिसर डिनाई कर रहा है, भाई मैं प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर सकता, राइट, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई प्रॉमिस, ठीक है। सो अब प्रॉमिसी के पास ऑप्शन बच जाती है कि प्रॉमिसी आइदर दैट पर्सन, प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है, प्रॉमिसर के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिस्काइंडेड, उसी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर दे, कैंसिल कर दे और स्यू कर दे अदर पार्टी के ऊपर फॉर डैमेजेस के लिए, ठीक है, विदाउट वेटिंग द अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे ड्यू डेट की वो वेट ही नहीं कर रहा है। सेकंड क्या है, he may elect not to rescind but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance, then hold the other party responsible for the consequences of the non performance। यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि वो जो हमारा प्रॉमिसी है वो वेट कर रहा है, अभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है, नॉट टू रिस्काइंड एंड ट्रीट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज अ स्टिल ऑपरेटिव एंड वेटिंग द ड्यू डेट पे जाके फिर वो उसको क्या करेगा, रिस्काइंड करेगा, अभी नहीं कर रहा है। जैसे कई बार होता है कि कोई पार्टी प्रॉमिसर है, जैसे हमने ऊपर अभी 100 बेल्स ऑफ कॉटन की बात की थी, उस पार्टी ने हमें इंटीमेट कर दिया कि आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट एबल टू डिलीवर यू दिस पर्टिकुलर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू यू ऑन दैट डेट, तो मैं इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। बट यहाँ पे उसका कोई जेन्युइन रीजन है, हो सकता है कि उसका कोई भी जेन्युइन रीजन है, उसका कुछ मेडिकल खुद का रीजन है, या उसकी फैक्ट्री में कोई फायर कॉट हो गई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, सो वी कैन वेट कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं से हमारा ये डिलीवरी कंप्लीट कर ही दे, राइट। सो वी कैन वेट फॉर दैट, दिस इज द स्वीट ऑप्शन और यू कैन से डिस्क्रिशन पावर ऑफ ओनली द प्रॉमिसी, राइट। सो प्रॉमिसी यहाँ पे वेट कर सकता है, ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन, and the guilty party, if so decide, or the reconsideration may still perform his part of the contract and can also take the advantage of supervening the impossibility which may have the effect of discharging the contract। so यहाँ पे ये जो पार्टी है
यहाँ पे जो हमारी जो प्रॉमिसी पार्टी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, अपने आप को भी गिल्टी ना वो माने या गिल्टी ना होने दे, तो इसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बोथ पार्टीज दैट पर्सन दैट प्रॉमिसी कैन वेट टिल द यू कैन से ड्यू डेट, और उस ड्यू डेट पे जाके अगर पार्टी दूसरी ने, प्रॉमिसर ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हो ही जाता है। सो एज ऑफ नाउ हमने क्या किया है, अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, वेट अ मिनट, I'll take your queries and questions. So अभी एक बार देख लें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक सबको समझ में आया था। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या समझा है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। यहाँ पे एट द टाइम भी हो सकता है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मतलब ड्यू डेट के टाइम पे ही, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस काम चल ही रहा था, उसके बीच में वो अदर पार्टी कौन, प्रॉमिसर, यहाँ पे प्रॉमिसर का ही डिनायल होगा। तो सेक्शन नंबर 39 ही आ रहा है और कोई सेक्शन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे वो डिनाई कर देता है, ठीक है। एंटीसिपेटरी क्या है, बिफोर द ड्यू डेट, राइट, यू आर गोइंग टू डिनाई, कौन, यू आर कौन, प्रॉमिसर, ये चीज ध्यान रखेंगे। प्रॉमिसी यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहा है, प्रॉमिसर डिनाई कर रहा है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था ना। तो 39 सेक्शन यहाँ पे आता है। सो यहाँ पे देखो प्रॉमिसर, यहाँ पे जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कैसे होता है, बाय वर्ड स्पोकन और रिटन होता है। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, अदर पार्टी ने कुछ कहा नहीं है बट अदर पार्टी का काम ऐसा है, मतलब आपने सब्जेक्ट मैटर को ही सेल कर दिया है, या सब्जेक्ट मैटर ही ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। किसी ने किसी को हॉर्स सेल करने के, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था मिस्टर बी को हॉर्स सेल करने के लिए, हॉर्स की डेथ हो गई, राइट, कोई एक्सीडेंट अकर हुआ और उसकी डेथ हो गई। सो हाउ वी कैन कंप्लीट दैट, ऑटोमेटिकली वो एंटीसिपेटरी यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला है प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शंस हो जाती हैं यहाँ पे, either that person can resign and sue the other party immediately or he may elect not to resign, वो इस चीज की वेट करे कि मैं इसको अभी रिस्काइंड नहीं करता, रिस्काइंड का मतलब होता है कैंसिलेशन, तो मैं इसको अभी रिस्काइंड नहीं करता हूं, मैं इसको बाद में करूंगा, आई विल वेट फॉर व्हाट, फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस and then hold the other party responsible for consequences of the non performance, right? So ये हमने यहाँ तक एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, right? Okay, so now we are moving with the another part of your this unit, that is remedies for the breach of contract. So earlier we have done breach of contract and the types of breach of contract. तो अभी हम remedies for breach of contract पे आते हैं। यहाँ पे देयर आर द फ्यू रेमेडीज, बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की रेमेडीज हैं। सूट फॉर द डैमेजेस, रेसिशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद आप स्यू कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्यू फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन स्यू फॉर इंजंक्शन, देन लास्ट विल बी द स्यू अपॉन क्वांटम मैरिट। तो ये 5 तरह के हमारे पास रेमेडीज हो जाती है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले करते हैं सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस के अंदर भी हमारे पास देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, राइट, फ्यू टाइप ऑफ डैमेजेस हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो सूट फॉर डैमेजेस में क्या है, दिस इज द कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन नंबर 73। इसके सेक्शन को आपने लर्न नहीं भी करना हो, यू कैन लीव। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी who suffered by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation। सिंपल सी बात है, जो पार्टी, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, ठीक है, ब्रेक करती है, तो अदर पार्टी उससे कंपेंसेशन क्लेम करने के लिए यहाँ पे वो कर सकती है, which naturally arose in the natural course of things from such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damages sustained by reason of that breach। इसको हम आगे लेके समझते हैं। Compensation for the failure to discharge the obligation resembling those created by the contract
when an obligation resembling those created by the contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default. जहां पे भी पार्टी इन डिफॉल्ट है, जो भी पार्टी इन डिफॉल्ट है वो वहां पे कंपेंसेशन देगी. किस पार्टी को देगी? एग्रीड पार्टी को देगी. ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट समझनी है, राइट? उसके बाद है यहाँ पे रेमेडीज बाय वे ऑफ द डैमेजेस और द काइंड ऑफ डैमेजेस. तो यहाँ पे वी आर हैविंग द फ्यू टाइप्स ऑफ डैमेजेस बाय विच वी कैन क्लेम द डैमेजेस, और यू कैन से द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस. मतलब जिस पार्टी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, राइट? सो दूसरी पार्टी जो इंजर्ड पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो कंपेंसेशन क्लेम करेगी, डैमेजेस क्लेम करेगी. तो वो डैमेजेस किस किस टाइप के हो सकते हैं? First of all is the ordinary damages, special damages, exemplary damages, nominal, then damages for the deterioration caused by delay. Then the last will be the prefixed damages. So first of all is the ordinary damages. ये किस type के damages होते हैं? When a contract has been broken, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract the compensation for any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach. मतलब ऑर्डिनरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी मेरा लॉस हुआ है यहाँ पे, जो पार्टी है जो मेरा लॉस हुआ है यहाँ पे, जो ऑर्डिनरी लॉस हुआ है वो अदर पार्टी यहाँ पे क्लेम करती है. इसके एग्जांपल को देखिए. ए एग्री टू सेल टू बी bags of rice at ₹5,000 per bag. डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months. आफ्टर 2 months उसको डिलीवरी देनी थी, ठीक है? मतलब ए ने यहाँ पे एग्री किया है बी को क्या देने के लिए एग्री किया है? राइस ऑफ बैग्स ऑफ राइस. कितने का? ₹5,000 पर बैग. कितने बैग्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है. डिलीवरी कब देनी है? 2 months के बाद डिलीवरी देनी है. But on the date of delivery, the price of rice goes up to be 5,500 per bag and A refuses to deliver. यहाँ पे A ने डिलीवरी डेट पे रिफ्यूज कर दिया. तो हुआ तो एक्चुअली लॉस, एक्चुअली हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अगर टाइप की बात की जाए तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे डैमेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस वो क्लेम करेगा. वो क्या बोलेगा? मिस्टर बी क्या बोलता है? ठीक है भाई, तुम मुझे ये बैग्स ऑफ राइस नहीं देते हो, ठीक है, आई बाय फ्रॉम द अदर मार्केट, फ्रॉम द अदर पर्सन, मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, पर आप मुझे 500 पर बैग के हिसाब से आप मुझे पे कर दो, क्योंकि जब मैंने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये 5,000 रुपीज पर बैग मिलता था. अब ये 5,500 रुपीज पर बैग मिल रहा है. अगर आप मुझे ये बैग्स देते हो तो मुझे 5,000 रुपीज पर बैग पड़ेगा. अब मुझे मार्केट से ये बैग खरीदना पड़ेगा तो मुझे 5,500 पड़ेगा. So 500 will be my loss. So this loss I will not bear it. So I'll take this loss from you. So this was the normal, or you can say the ordinary damages. यहाँ पे ordinary damages aggrieved party another party से claim करता है. ठीक है? ठीक है. So now we will move further with the special damages. Special damages क्या होते हैं? When a party to contract receives a notice of a special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly from the breach, but also for the special damages. For example, देखो इसमें ये it's a very good example. A deliver a machine to B. ये special damages का example है. हाँ, A deliver a machine to B. ठीक है? A common carrier to be a conveyed to A's mill without delay. यहाँ पे A ने कुछ डिलीवर की है मशीन मिस्टर B को, जो कि एक कॉमन कैरियर है कि उसने सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना है. सो उसने उसे कन्वे किया है कि विदाउट एनी डिले आप मेरा सामान मेरी मिल में जाके रख आओ, मतलब मेरा मशीन वहां पे इंस्टॉल करके आ जाओ. A also informed Mr. B that his mill was stopped for the want of machine. B unreasonably delay the delivery of the machine. यहाँ पे A ने B को ये मेंशन भी किया है कि मेरी जो मिल में ना काम नहीं हो रहा है, और काम ना होने का रीजन क्या हो रहा है कि ये मशीन वहां पे इंस्टॉल नहीं हुई है, आप जल्दी से जाके जाओ और मेरी ये जो मशीन है मेरी मिल में जाके इंस्टॉल करके आओ, सो दैट माई मशीन विल स्टार्ट वर्क. राइट. सो बी लेकिन वहां पे क्या करता है? अनरीजनेबली डिले करता है फॉर द डिलीवरी ऑफ मशीन, and in that consequence
A lost a profitable contract with the government. इसके बीच में क्या होता है, ए का एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उसको एक प्रॉफिटेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिलना था, पर क्योंकि उसकी जो फैक्ट्री है अभी तक वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. सो इन दिस केस A is entitled to receive from B by the way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay. So यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, A यहाँ पे पूरा इंटाइटल है. जब भी हम बेटा राइट की बात करेंगे, किसी के पास कोई राइट होता है तो वो इंटाइटलमेंट होता है, किसी का कोई अगर किसी ने कुछ पे करना है तो उसकी वो लायबिलिटी होती है. सो यहाँ पे 101% ए इंटाइटल है क्या करने के लिए, कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए फ्रॉम मिस्टर बी. कौन सा कंपेंसेशन रिसीव करना है भाई, जितनी देर आपने डिले किया है जिसके कारण से हमारी फैक्ट्री में काम नहीं हुआ, तो जो एक एवरेज प्रॉफिट है, जो एक एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करते हैं. अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे डिसाइड किया जाएगा, वैसी ही जो और फैक्ट्रीज हैं या वैसी ही और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उन 2-4 दिनों में, उन 10 दिनों में जो प्रॉफिट हुआ है उसी को हम यहाँ पे एज्यूम करके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. So by running the mill during the period, but he cannot recover. This is very important point. Please note it down. He cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contract as A's contract with the government was not brought to be notice of the B. देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे मिस्टर ए एंटाइटल है बी से कंपेंसेशन लेने के लिए, बट एवरेज प्रॉफिट का कंपेंसेशन लेने वाला है वो. यहाँ पे ए ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरी मिल में, मेरी फैक्ट्री में वो मशीन नहीं लगाई जिसके वजह से मुझे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. तो उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ना मिलने से जो उसका नुकसान हुआ है वो उसकी वो कंपेंसेशन नहीं लेगा. अब क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये चीज उसने बी को नहीं बताई थी. गवर्नमेंट वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बी. जो ए का बी गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होना था वो उसने बी को नहीं बताया था. हाँ, उसने बी को ये बताया था कि मेरी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है, मेरी मिल में काम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मशीन. तो आप अगर मशीन जल्दी पहुंचा दोगे देन माय फैक्ट्री कैन डू वर्क, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी. राइट. सो जो चीज आपने बी को बताई है उसी का कंपेंसेशन आप क्लेम कर सकते हो और किसी चीज का कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेशल डैमेजेस. ओके, okay, bye all of you, see you tomorrow.